हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्वेतांक। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने प्रोफेशनल और अपने मेंटल फ्रंट दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो उन सभी नए मम्मी पापा, दादी दादा, नानी नानाओं के लिए है जिनके घर में हाल ही में एक छोटा सा मेहमान आया है या फिर उस नए मेहमान के आने की खुशी उन्हें मिली है। आज बात करेंगे पेरीनेटल डिप्रेशन के बारे में और टॉपिक कवर करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आसान भाषा में समझे तो ऐसा कोई भी डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी से पहले, उसकी दौरान या प्रेगनेंसी के बाद होता है उसको हम कहते हैं पेरीनेटल डिप्रेशन। पेरीनेटल डिप्रेशन के 3 हिस्सों में से हम आज बात करेंगे। सबसे पहले पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का ऑनसेट प्रेगनेंसी के बाद लगभग 4 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में होने लगता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को हम 3 स्टेजेस में, जो कि उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, उन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहली स्टेज होती है बेबी ब्लूज की, सेकेंड स्टेज है पोस्टपार्टम डिप्रेशन खुद, और तीसरी और थोड़ी सी ज्यादा एडवर्स कंडीशन होती है पोस्टमार्टम साइकोसिस की। पहली स्टेज है बेबी ब्लूज की। इसे समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी कई सारे हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स है जिनको हम मदरली हार्मोन्स कहते हैं, इनके एक कॉकटेल पे ही हमारी बॉडी जिंदा रहती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा कि मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ा होना लाजमी बात है। तो बेबी ब्लूज एक ऐसी स्टेज है, यहाँ पर लोगों को सिम्टम्स जनरली होते हैं कि उनको इरिटेशन होने लगती है, एक अनन्यास दुख होना महसूस होता है उन्हें। वो यह समझेंगे कि अरे पूरी दुनिया इतनी खुश है, मेरा पार्टनर इतना खुश है, मेरे माँ बाप सब लोग इतने खुश हैं, पर मुझे वो खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है। कभी कभार सोने में भी दिक्कतें लगती हैं इंसान को। पर ये प्रॉब्लम 10 दिन के बाद, मतलब आपकी प्रेगनेंसी के 10 दिन होने के बाद तक जनरली रिजॉल्व हो जाती है। और बेबी ब्लूज जो स्टेट है, लगभग 50 से 75% पेरेंट्स कहीं ना कहीं महसूस जरूर करते हैं। बेबी ब्लूज की जब इंटेंसिटी और बढ़ती रहे तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में। ये बात याद रखें कि बेबी ब्लूज महसूस होना कोई डिप्रेशन नहीं है, ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है कि 50 to 75% लोग इसको महसूस करते हैं। तो इसमें ऐसा महसूस होना कि हमें डिप्रेशन हो गया, ये बात गलत है। बट अगर ये साइंस जो मैंने आपको बताए, अगर ये परसिस्ट करते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप वर्थलेस फील कर रही हैं, जो आपका सैडनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जा रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है ये काफ़ी लंबा चल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स लगभग वैसे ही होते हैं जो एक डिप्रेशन महसूस करते हुए व्यक्ति को महसूस होते हैं। इनके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप लोग अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस की। ये स्टेज लगभग 1000 में से एक व्यक्ति ही यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर जो आपके साइंस और सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे इंसोम्निया या सोने में प्रॉब्लम्स तो पहले भी आपको महसूस हो रही थी, पर यहाँ पर आप हेलुसिनेट तक करने लगते हैं। हेलुसिनेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि कभी-कभी आप खुद को और अपने बच्चे को भी हार्म कर सकते हैं। अगर इस स्टेज तक आप पहुंचते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन या फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप अपने बच्चे को एक विलन की तरह समझने लगते हैं, जहाँ पर उसकी वजह से आपकी फ्रीडम और आपकी बॉडी को जो ट्रॉमा झेलना पड़ा, ये सब एक ऐसा कॉकटेल कुकअप करते हैं आपके दिमाग में, एक ऐसी दशा बना देते हैं आपके दिमाग में जहाँ पर आप अपनी जान भी ले सकते हैं और आप अपने बच्चे को भी हार्म कर सकती हैं। दोस्तों, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बुरा क्यों है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ऐसा कोई भी डिप्रेशन हो जिस, तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर, सेल्फ डाउट में होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर आप सेल्फिशली सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच पाते। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बच्चे की अपनी माँ से जो इनिशियल बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपका बच्चा आपके थ्रू ही दुनिया को देखता है, समझता है, महसूस करता है। तो अगर अगर आपका दिमाग उस डार्क वर्ल्ड में ही हमेशा
जकड़ा रहेगा, आप उसी में ही हमेशा कॉट अप रहेंगी, उसी में उलझी रहेंगी, तो आपके बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी पे भी बहुत असर पड़ता है अगर उसको अपनी मदर से वो कॉग्निटिव थेरेपी, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे स्माइल, आपका टच, इन सब चीज़ों से ही बच्चा आसपास की दुनिया को असेस करता है। तो अगर वहाँ पर आप अपने बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं हैं, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसकी हल्की-सी हल्की कराह भी उसकी एक रोने की आवाज़ से वो ये डिस्टिंग्विश कर लेती है कि बच्चे के पेट में दर्द है या उसको भूख लग रही है। ये सारी एबिलिटीज़ हमको एवोल्यूशन ने दी हैं, ये सारी कैपेबिलिटीज़ सिर्फ़ एक माँ के पास होती है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप अपने बच्चे के साथ करती हैं, अगर ये नहीं हो पाता, तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और यहीं से पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एक लूप भी शुरू होता है। ये एक ऐसा लूप है जब आपने देखा कि आपका बच्चा छोटी-छोटी नॉन वर्बल साइन्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉब्लम में है, वो रो रहा है, तो यही चीज़ें वापस आपको हिट करती हैं। आपको लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रही हूँ और फिर ये डिप्रेशन और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होता रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है? एग्जैक्टली ना ही डॉक्टर्स और ना ही साइंटिस्ट ये अभी तक जान पाए हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कॉज क्या होता है, बट कहीं ना कहीं आकलन यही लगाया जाता है, जो मैंने पहले भी बात करी थी जिस पे, कि प्रेगनेंसी के बाद जो एकदम से हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में गिरता है, उस गिरते हुए हार्मोन्स के लेवल को जो बॉडी को जो क्षति पहुंचती है, जो बॉडी को प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन ट्रिगर हो जाता है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपका पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस और बढ़ा देते हैं, जैसे थायराइड का होना। थायराइड के साथ साथ अगर ऐसा पहले कोई फेज था जिसमें आपको डिप्रेशन हुआ था, और अगर अभी ऑनगोइंग आपका जैसे बाइपोलर सिंड्रोम से आप ग्रसित हैं, तो आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी, स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर आपको पहले ऐसा इवेंट हुआ था, जैसे आपकी पहली प्रेगनेंसी में आपको फ़ील हुआ था, आप उस स्टेज तक नहीं पहुंची थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, बट शायद आपने बेबी ब्लूज़ महसूस किया हो पहली प्रेगनेंसी में, तो दूसरी प्रेगनेंसी में इसकी इंटेंसिटी और 30% इंक्रीज़ हो जाती है। तो जितने ज़्यादा मल्टीपल बर्थ्स रहते हैं, तभी हम कहते हैं कि एक महिला की मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बार-बार बच्चे होना, अबॉर्शंस होना, इन सब चीज़ों से। और मैं दोबारा इस पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि बायपोलर सिंड्रोम होने, मतलब प्रेगनेंसी से पहले अगर आपको बायपोलर सिंड्रोम है, तो लगभग 40% ऐसे चांसेस हैं, स्टडीज़ ये बताती हैं कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, और ये मेनिया स्टेज, मतलब जो साइकोसिस स्टेज है, वहाँ तक जा सकता है। सो प्लीज़, 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 तभी मैं ये बार-बार कहता हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ पे सजग रहना, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना, पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आप एक नई लाइफ को इस दुनिया में बुला रहे हैं। आपका आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी नए व्यक्ति को जब आप इस वर्ल्ड में इनवाइट करें, तो उससे पहले प्लीज़ इन सारी चीज़ों के बारे में, अपनी हेल्थ को लेके सजग रहें, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके और भी ज़्यादा सजग रहें। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूँगा अपने सिम्पटम्स असेस करने की। ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है, और ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब से जूझते हैं, पर अंदर ही अंदर वो किसी से बात शेयर नहीं करते। उनको खुद ये फ़ील होता है कि अरे मेरे में ही कोई फ़ॉल्ट है, ये बच्चा मुझे ही क्यों अजीब लग रहा है, बाकी सब दुनिया तो इस पे अपनी जान न्यौछावर कर रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होना बहुत नॉर्मल बात है, और इन सब का ट्रीटमेंट है। बट इन जनरल जो चीज़, हम हर चीज़ को सिर्फ डिप्रेशन नहीं बोल सकते। एक बच्चे को पैदा करना और उसके इनिशियली उसका देखभाल करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जब एक छोटा बच्चा आपकी लाइफ में आता है, तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। तभी हमारी गवर्नमेंट ने भी 6 महीने की छुट्टी दी है हम लोगों को, हमारी मदर्स को, कि वो अपने इस नया चैप्टर ऐड हुआ है, उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो ये होना बहुत लाज़मी है। आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और हाँ, अपने सिम्पटम्स को असेस करना भी बेहद ज़रूरी है। इसी सिम्पटम को असेस करने के लिए एक स्केल बना है, जिसे एडिनबर्ग पोस्ट नेटल डिप्रेशन स्केल, ये आप इस नाम से कहीं भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको स्केल मिल जाएगा। लगभग 10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर होता है ऐसा।
इन क्वेश्चनेयर्स को आप फिल करते हैं और हर क्वेश्चन के अराउंड आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसका कैलकुलेशन भी उसी वेबसाइट पे हो जाएगा, आप डाल के चेक कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल स्कोर होता है वो लगभग 30 मार्क्स तक का होता है और 30 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जितना ज़्यादा आपका स्कोर हाई होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं या उतना हाइयर आपका डिप्रेशन का रेट है। मैं ज़रूर सबको कहूँगा कि प्लीज़ जो लोग अपनी फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, क्योंकि ये दोनों को पैरेलली इफेक्ट करता है, तो दोनों के दोनों एक बार इस स्केल को जरूर लें। ये 10 क्वेश्चनों का क्वेश्चनेयर ज़रूर एक बार भर के देखें और आपको खुद पता चलेगा कि आपका जो स्टेट है, आपके सिम्टम्स कहाँ तक है। क्या पता आप बेवजह ही परेशान हो रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो एक बार ये स्केल ज़रूर लें, ये टेस्ट ज़रूर लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी ट्रीटमेंट में ले सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये एक भी बात मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में या आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपका सिम्टम्स आपको लगता है कि प्रॉब्लमैटिक हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले जाकर एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं फिर बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ और हर वीडियो में स्ट्रेस करता हूँ कि आप ये जानकारी मेरे द्वारा ले जरूर रहे हैं, समझ जरूर रहे हैं, पर इसका इवैल्यूएशन और इन सब की जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रोफेशनल को करने दीजिए, एक डॉक्टर को करने दीजिए। पर हाँ दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कुछ डाइट के टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको स्टडीज़ में बताया गया है कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन कम करती है। तो सबसे पहली चीज़ है नट्स। ये बहुत अच्छे मूड एनहांसर्स होते हैं, बट नट्स में भी जो हमारे वॉलनट्स हैं, डिप्रेशन से लड़ने में वॉलनट सबसे अच्छा नट साबित हुए हैं। स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो लोग वॉलनट्स रेगुलरली खाते हैं उनको 26% चांसेस हैं कि उनको डिप्रेशन नहीं होगा। आप 5 से 7 वॉलनट्स, पूरे वॉलनट जो उनकी गिरी है, वो एक दिन में खा सकते हैं, तो आपका डिप्रेशन से आपकी बचाव है वो होता रहेगा। दूसरा दोस्तों, फिश बहुत 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 अच्छी सोर्स है ओमेगा ऑयल्स का, ओमेगा 3 प्रिसाइजली। तो अगर आपके ऑयल्स अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी में अगर ऑयल का कंटेंट अच्छा रहेगा तो ऑफकोर्स हॉर्मोन्स का कंटेंट अच्छा रहेगा। जनरली कोई भी फिश खा सकते हैं, बट ट्राई वो किया कीजिए ऐसी फिश जिनके अंदर फैट्स ज़्यादा होती हैं, जिनके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है। ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी सी रिसर्च से ही। जैसे सैल्मन एक बहुत अच्छी फिश है, जैसे इंडिया में ऐसी कई सारी मछलियां हैं, तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ कुछ और मछलियों के नाम आपको बताऊंगा जो इंडिया में मिलती हैं, हमारे आसपास मिलती हैं, नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं, जिनको आप खा सकते हैं, जिनके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तीसरा, बनाना ज़रूर खाएं। बनानास वैसे भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रीबायोटिक फाइबर्स होते हैं। आपको पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है बनाना। आप इसे खाएंगे तो आपकी जो गट हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है और डिप्रेशन से लड़ने में भी हेल्प हो जाती है। दोस्तों चौथे हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब वो दालें जैसे कि चना, जिनको हम ग्राम बोलते हैं, या राजमा। तो ये सारी दालें जो हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं। लेग्यूम फैमिली की जो प्रिसाइजली सारी दालें होती हैं ये बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन्स का, कई एंटीऑक्सीडेंट्स का और बहुत सारे मिनरल्स का। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी उस अच्छी मेंटल स्टेट को कायम रखने के लिए। और दोस्तों पांचवा और आखिरी टिप है कि अपनी डाइट से मैदे को जितना कम कर सकते हैं वो कम कीजिए। मैदा दोस्तों किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता और मैं कहूँगा हार्मफुल है। आज के ज़माने में हम लगभग 90% चीज़ें जो भी खा रहे हैं उन सब के अंदर मैदा होता है। मैदा हमारी गट हेल्थ के लिए सच में बहुत बुरा है। इसको पचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके बजाय आप लोग होल ग्रेन चीज़ें ज़्यादा अच्छे खाएं, जैसे जो जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, जैसे आप सौरगम खा सकते हैं जिसको जवार कहते हैं, आप बाजरा खा सकते हैं। तो इनकी रोटी खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये आपकी गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है और ये जो इंसुलिन का स्पर्ट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, जो एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे जाता है, तो ये आपके मूड स्विंग्स को भी रेगुलेट करता है और एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड भी मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है।
तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी पेशेंस से मेरी सारी बातों को सुना और समझा। अब मैं वही रिक्वेस्ट जो हर बार आपसे लेता हूँ, इस बार भी वही करूँगा कि दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, हर माँ को इसे जानना बेहद ज़रूरी है। आपके आसपास, तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, मम्मी पापा, नानी नाना, दादी दादा, इवन मामी मामा, बुआ फूफा, जो भी लोग जिनकी फैमिली में भी एक नया बच्चा आने वाला है, उनको ये वीडियो प्रिसाइजली जरूर शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है उनके साथ, तो हिम्मत ना हारें। प्रोफेशनल हेल्प के लिए पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी उनके साथ है। एजुकेटेड रहना बेहद ज़रूरी है। यही वादा लेते हुए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।